पर यही है आई थिंक रिजर्वेशन की पॉलिसी कि उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी एक बराबर प्लेटफॉर्म पे लेके, बट आई थिंक उसके बाद जर्नी स्टार्ट है कि ट्रेनिंग ऐसी बनाई जाए उसके बाद कि हाँ जी एक एज लिमिट होनी चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम में, ताकि कि यूथ को एक एज के बाद जाके कहीं अपने करियर पे फोकस कर सके। कई बार हमने क्या देखा कि 30-32 की एज तक आईएएस की तैयारी करता रहे, तो उसके बाद उसके पास करियर ऑप्शन ही नहीं बचता। वो सोचता है मैं करूँ क्या। वेस्टर्न एजुकेशन से कंपेयर करें, यस की प्रैक्टिकल नॉलेज की, जो ऑन फील्ड नॉलेज की कमी है। देयर मेनी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स में, इवन मेडिकल में, हर एक फील्ड में कि जो एम्प्लॉयबिलिटी कम है। ग्रेजुएशन तो की है बट आगे एम्प्लॉयमेंट का कितना उनका वो है, वो स्केल नहीं पता है। सो जो एस्पिरेंट होते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो एक इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते हैं, प्री मेंस देन इंटरव्यू, वो इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते हैं जी। तो आपको नहीं लगता कि चैनलाइज करना चाहिए उनको, किसी लोअर पोस्ट पे उनको कोई डेजिग्नेशन देनी चाहिए, क्योंकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जो स्किल सेट जॉब के लिए रिक्वायर्ड है वो आप करिकुलम में ही उनको दिया जाए। करिकुलम में अगर उनको ट्रेनिंग अच्छी दी जाएगी तो फिर वो जॉब के लिए ज्यादा एम्प्लॉयबल होंगे। मे बी ग्रेजुएशन में सिर्फ आप एग्जाम्स ले रहे हो एक एंड पर, उनको जो स्किल सेट आगे उसको फिर एक एग्जाम देना पड़ रहा है एक एंट्रेंस के लिए, पर एटलीस्ट जो जिस एग्जाम के लिए वो एम कर रहा है उसके लिए थोड़ी सी उसको ग्रेजुएशन में ही ट्रेनिंग, जब मास्टर या ग्रेजुएशन में ट्रेनिंग जाए कि झुकाव देना जरूरी है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चिट एंड चैट। सो टुडे आवर गेस्ट इज डॉक्टर गुरसिमरत सिंह ढिल्लों, जो एक एमबीबीएस डॉक्टर भी रह चुके हैं, जो एक एसीपी भी रह चुके हैं, जो एक आईआरएस भी रह चुके हैं और अब एक आईपीएस की पद्धति पर जाने वाले हैं। तो वो अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज उनसे उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने मौका दिया एंड मैं सबसे खुल के बातचीत कर सकूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। डेफिनेटली इट्स आवर प्लेजर सर। सो आज सर हम आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आप एमबीबीएस आपने करी, एमबीबीएस से आप आईपीएस की जर्नी में कैसे आए। जी मैं डॉक्टर गुरसिमरत सिंह, मैं पटियाला से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। सो शुरू से ही था ड्रीम एक आईपीएस ऑफिसर बनने का। ओके। तो हमेशा मुझे पुलिस यूनिफॉर्म ने बहुत फैसिनेट किया है, एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने, एंड वो क्या एक चेंज ले आ सकते हैं सोसाइटी में, उससे बहुत मैं इम्पैक्ट रहा है मेरा उसके मेरी लाइफ में। ठीक है। बट मेरे पेरेंट्स डॉक्टर हैं। ओके। माय मदर एंड फादर इज अ डॉक्टर, दे आर सर्विंग एज डॉक्टर्स इन पटियाला। तो उनसे एक मेडिकल का भी वो रहा झुकाव कि मेडिकल प्रोफेशन अच्छा है। कुछ मुझे साइंस में भी इंटरेस्ट था। तो ये देखा कि एक ग्रेजुएशन चाहिए यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, तो फिर मैंने कहा चलो एमबीबीएस के थ्रू करेंगे। यूजुअली लोग ह्यूमैनिटीज के थ्रू आगे यूपीएससी एग्जाम देते हैं। मैंने ये लॉन्ग जर्नी स्टार्ट की, बट इसका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो फिर एमबीबीएस की बायो में इंटरेस्ट था। एमबीबीएस के साथ साथ तैयारी करता रहा मैं यूपीएससी, क्योंकि गोल निश्चित था मेरा कि यूपीएससी ही देना है एंड आईपीएस ही करना है। साथ साथ तैयारी करता रहा एंड देन फिर लगातार 4 बार मैंने अब एग्जाम निकाला है। पहले डैन आईपीएस सर्विस में किया, एसीपी दिल्ली सर्व 1 साल, फिर आईडीएस, फिर आईआरएस एज बकायदा जीएसटी कस्टम एक्साइज असिस्टेंट कमिश्नर, अभी ट्रेनिंग चल रही है एंड अब आईपीएस सर्विस ज्वाइन किया मैंने। ओके नाइस। सो आपने आईएएस के लिए नहीं गए, आपका गोल नहीं आईएएस का? जी डिफरेंट एस्पिरेंट्स की डिफरेंट सर्विस प्रेफरेंस होती है। कोई आईएएस, कोई फॉरेन, कोई पुलिस सर्विस। मेरी हमेशा इंडियन पुलिस सर्विस वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। एंड इसका रीजन ये था कि मुझे एक फिटनेस में शौक था। एक मुझे लगता है कि मैं पंजाब स्टेट से हूँ। जो पंजाब में सिचुएशन देखी, पंजाब में चीजें होती हुई देखी बहुत, जो हम डिस्कस करेंगे, उससे पुलिस सर्विस में जाने के लिए ज्यादा जुनून बना कि पुलिस सर्विस में जाके शायद ज्यादा इम्पैक्ट डाल पाऊंगा। और यूनिफॉर्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑनर है, वो मुझे लगा कि जो मेरा स्किल सेट है एंड जो मेरी नॉलेज है, एंड इवन इन एमबीबीएस जो मुझे फोरेंसिक साइंस की और जो बाकी एक पेशेंट को डील करने की नॉलेज है, वो बकायदा मुझे लगा कि एज अ पुलिस ऑफिसर मैं बहुत बेहतर कर पाऊंगा। ओके ग्रेट। सो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड भी एमबीबीएस से है, डॉक्टर से है, तो जैसे इंडिया में कल्चर देखा गया है कि जो एलीट क्लास पीपल हैं, जो एलीट क्लास फैमिलीज हैं, अगर उनको किसी सर्जरी के लिए जाना है या किसी भी इलाज के लिए जाना है, वो फॉरेन जाके ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फॉरेन में जाके इलाज, यूएस या यूके। हालांकि डॉक्टर्स तो वहाँ पे भी इंडियंस ही हैं मोस्टली देखा जाए। सो ऐसा कल्चर क्यों है इंडिया में? क्या फैसिलिटीज नहीं है, क्यों ऐसा होता है ज़्यादातर? जी मेरा मानना है कि डॉक्टर्स इंडिया के बेस्ट हैं। आई थिंक बेस्ट ब्रेन्स इंडिया में ही हैं। अगर इंजीनियर्स देखो, वो यूएसए में इंडियंस हैं, सिलिकॉन वैली में। डॉक्टर्स यहाँ से यूएसएमएल करके वहाँ जा रहे हैं। तो बट आई थिंक जो वहाँ पे फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक डॉक्टर को जो वहाँ पे कंफर्ट दी गई है, एक अश्योरेंस दी गई है, आई थिंक वो बेटर है इन वेस्टर्न कंट्रीज। इंडिया उस
चल रहा है उस रास्ते में, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हैं, बहुत इश्यूज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, डॉक्टर सिक्योरिटी के, एक जो यंग डॉक्टर है उसको एक अच्छा रास्ता दिखाने के कि ये आपका स्कोप है, तो उस रास्ते पर चल रहे हैं। आई थिंक सून वो भी अचीव हो जाएगा कि इंडिया भी वो उस मॉडल से बेटर हो सके। ओके, तो जैसे कि एमबीबीएस की है सर आपने, जी। एमबीबीएस के कॉलेजेस की फीस इतनी हाई क्यों होती है एज कम्पेयर टू अगर अदर प्रोफेशन में देखा जाए तो? एमबीबीएस कॉलेजेस की फीस हाई होती है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा बताना चाहेंगे? जी, इंडिया में जैसे स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस भी बाकी कोर्सेज से इसलिए ज्यादा, अगर बाकी कोर्सेज से कंपेयर करें, क्योंकि एमबीबीएस का एक लॉन्ग कोर्स है, 5-5.5 साल का कोर्स है एंड स्पेशलाइज्ड कोर्स है, तो थोड़ी फीस ज्यादा है। बट अगर बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन एक्सपेंसिव है। तभी इसका कारण है कि इंडियन डॉक्टर्स जो हैं वो रशिया, यूक्रेन, सेंट्रल एशिया के वहाँ अर्मेनिया, वहां से भी ग्रेजुएशन करके फिर इंडिया के एफएमजी वगैरह के एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर यहाँ करते हैं। तो वो भी एक कारण है कि फीस ज्यादा है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की फीस आई थिंक एक एमबीबीएस की 1 करोड़ में है, 1 करोड़ के आसपास है, हाँ, प्लस है हॉस्टल्स को मिलाकर। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा है, वो रेगुलेट करने की बहुत रिक्वायरमेंट है। आपको नहीं लगता कोई कैपिंग होनी चाहिए फीस पे? जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को वो स्टेप्स लेने चाहिए कि एक बार हो सेट कि इतनी फीस जायज है, और स्पेशली उसमें भी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, जो कि और उससे हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, तो उसमें भी और ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड, और पोटेंशियल तो सब में होता है, बट वो जो बच्चा बाहर करता है वो इधर से ही ग्रेजुएशन करके इस सेटअप में सीख के आगे अच्छा डॉक्टर बने। एग्जैक्टली जी। सो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आपकी यूपीएससी के जो जर्नी रही, आपने 4 बार एग्जाम आपने क्लियर किया, विच इज ए बिग टास्क, हर एक बंदा ये नहीं कर सकता है। सो जो एस्पिरेंट होते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो एक इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते हैं, प्री मेंस देन इंटरव्यू, वो इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते हैं जी। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को उनको चैनलाइज करना चाहिए, उनको किसी लोअर पोस्ट पे उनको कोई डेजिग्नेशन देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, 2-3 साल लगाए हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज होगी उनको भी, गवर्नमेंट को उनको चैनलाइज करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, हर साल 8 से 10 लाख एस्पिरेंट प्रीलिम्स का पेपर भरता है, फिर 15,000 के आसपास मेंस लिखता है, एंड 3,000 के आसपास हर साल इंटरव्यू देता है, एंड सेलेक्ट 900 के आसपास, 900,000 के आसपास सेलेक्ट हो जाते हैं, उसमें से भी 100 कुछ आईएएस बनते हैं। तो आई थिंक, पर मेरे मुताबिक जो मेंस एंड स्पेशली इंटरव्यू जो 3,000 बंदा निकाल गया, वो एक ही प्लेटफॉर्म का एस्पिरेंट है, उनकी नॉलेज में ज्यादा कम फर्क नहीं है, बस ये थोड़ा उनका इंटरव्यू कुछ दिन बेटर हो गया, किसी के कुछ एक आधे एग्जाम में नंबर 2-4 नंबर बेटर हो गए, कोई ज्यादा 100 नंबर के 50-100 नंबर का ही फर्स्ट और लास्ट रैंक में डिफरेंस है, ज्यादा है नहीं। एंड सो वो आई थिंक थोड़े जो किस्मत वाले फैक्टर है उसमें आ जाते हैं। सो बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छा आइडिया है कि जो बाकी जो इंटरव्यू तक स्टेज 2000 बच्चा नहीं सेलेक्ट हो पाया, पर उसमें पोटेंशियल है, एंड दोबारा उनके टैलेंट को भी यूटिलाइज करना चाहिए। चाहे जैसे एक है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें डायरेक्टर की, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे करते हैं सिलेक्ट, बट और भी अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में उनको कुछ एडवांटेज मिलनी चाहिए, कोई और गवर्नमेंट सेटअप में कोई और पोस्ट पे उनको एक एडवांटेज देनी चाहिए, जो इंटरव्यू में एक प्रेफरेंस या कुछ कोटा सिस्टम रखे, वो करना चाहिए, कोई कोटा देना चाहिए, ताकि कोई अगर अदर गवर्नमेंट एग्जाम निकलते तो उनमें एक प्रेफरेंस मिले, क्योंकि वहां पे यूटिलाइज पे रखा, क्योंकि उन्होंने ये अपना प्रूव किया कि इंटरव्यू तक आए हैं, तो बहुत एक प्रॉपर प्रोसेस है, प्रीलिम मेंस इंटरव्यू, और वहां तक स्कैन होके आए हैं, तो आई थिंक उनको ये अपॉर्चुनिटी वापस से रीस्टार्ट करना कहीं जायज नहीं उनके साथ जाने में। तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमने देखा आईएएस की पोस्ट निकलती है 1000 हर साल जी, नियर अबाउट, एंड उसके लिए जो फॉर्म भरने वाले जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो लाखों में होते हैं जी। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं यूथ को भी उसको सेट करने के लिए कि हाँ जी एक एज लिमिट होनी चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम में, ताकि कि यूथ को एक एज के बाद जाके कहीं अपने करियर पे फोकस कर सके? कई बार हमने क्या देखा कि 30-32 की एज तक आईएएस की तैयारी करता रहे, तो उसके बाद उसके पास करियर ऑप्शन ही नहीं बचता, वो सोचता मैं करूं क्या। हाँ, मेरा भी मानना है, दो जनरल कैटेगरी की 32 एज है, फिर बाकी 35 ओबीसी एंड आगे फर्दर एज है। आई थिंक ये थोड़ी और कम करनी चाहिए, बिकॉज फिर इंसान सोचता है मैंने इतने साल तैयारी की, एक अटेम्प्ट और दे दूं, एक अटेम्प्ट और दे दूं। मैंने खुद 4 अटेम्प्ट दिए, क्योंकि आईपीएस का ही था, यही माइंडसेट से आता है, चाहे एक अटेम्प्ट लगे चाहे 6, कि देते रहने तो होता नहीं। तो एस्पिरेंट तो इसी उससे आता है माइंडसेट से। तो आई थिंक ये एज थोड़ी कम कर देनी चाहिए, आई थिंक 26-27 तक कर देनी चाहिए, कि एक यंग ही लड़का सेलेक्ट हो। बट एट द सेम टाइम ये है फिर कि जो कैंडिडेट है उसके बाद अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए, अगर इसमें ना हो 26-27 तक, फिर वो एटलीस्ट बाकी एग्जाम्स में आगे कहीं एक्सेल कर पाए। उसको प्लान बी का भी एक रास्ता दिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भी आपने कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू दी कास्ट एंड ऑल की, जो जनरल एंड एससी एंड एसटी, इस पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे रिजर्वेशन को लेके जी, कि एक जनरल जो बच्चा होता है उसकी जो एग्जाम की फीस भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर,
उसको कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा मिलती है, और मान लीजिए कि एक जनरल बच्चा, उसने 200 का 200 मार्क्स का अगर एग्जाम था, उसने 190 की कट ऑफ है, उसने वो रीच भी करी। और एक अदर कास्ट से है, उसने 120 या उसकी 130 की कट ऑफ थी, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। आपको नहीं लगता कि रिजर्वेशन में थोड़े चेंजेस होने चाहिए, या कुछ भी गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक नीति बनानी चाहिए, दोनों पक्ष का, कि म्यूचुअल बेनिफिट हो, कि उनका भी बेनिफिट हो और जनरल वालों का भी बेनिफिट हो? जी, इसमें मेरा मानना यही है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत जरूरत है, बिल्कुल। बट हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि अगर किसी ने कास्ट बेनिफिट्स ले रखे हैं रिजर्वेशन के, वो दोबारा उस बेनिफिट्स पे एंजॉय करे, ताकि एक जनरल वाला जो है वो डिस्करेज ना फील करे। बिल्कुल। तो पॉलिसी ऑब्वियसली रिजर्वेशन की रिक्वायर्ड है, तभी एक समाज को हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड एंड उठा पाएंगे। बट एट द सेम टाइम कुछ चेंजेस यस रिक्वायर्ड हैं, ताकि कोई भी सेक्शन ये ना फील करे कि हमें नहीं वो अपॉर्चुनिटी मिल रही। तो इसमें ये है आई थिंक कि उनको, कि जैसे बाकी ओबीसी वगैरह में क्रीमी लेयर है, तो वैसे आई थिंक डॉक्यूमेंट्स क्रीमी लेयर कर सकते हैं, चाहे किसे कर सकते हैं कि एक बार अगर बेनिफिट ले रहे हैं तो अगली जनरेशन ना बेनिफिट ले। ऐसी कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं, ताकि जो उसमें भी पिछड़े हुए सेक्शंस हैं, आगे में भी SC OBC ST में जो और हैं, उनको भी आगे मौका मिले। ये होना चाहिए विदाउट एनी उनमें कोई अंदर ग्रुपिज्म ना करवा के, एक बहुत क्लियर कट अगर पॉलिसी हो तो ये बिना बेटर है। मेरा, मैं इसी में ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे आपने जनरल OBC का बोला, हमारा किसी कास्ट को नहीं है, हम चाहते हैं कि म्यूचुअली सबको अपना हक मिले। जी जी, ठीक है। अब एक जनरल जो 180 लेके आ रहा है, और जो निचली कास्ट का या हमका जो लोअर कास्ट का है वो 100 नंबर लेके आ रहा है, तो क्या वो पोजीशन के लिए जायज है वो बात? जी, मैं समझता हूँ कि पर यही है आई थिंक रिजर्वेशन की पॉलिसी, कि उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी, जो उनकी हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है, वो उनको एक मौका दिया कि उनको मे बी कम उनका स्टैंडर्ड किया उसके मार्क्स में, तो पर फिर भी उनको सिलेक्शन दिया, एक बराबर प्लेटफॉर्म पे लेके आए। बट आई थिंक उसके बाद जर्नी स्टार्ट है कि ट्रेनिंग ऐसी बनाई जाए उसके बाद, जो है आई थिंक इतनी अच्छी है लबसना की ट्रेनिंग और आगे डिफरेंट सर्विसेज, कि उसके बाद उनकी ट्रेनिंग में इनका इतना तराशा जाए कि वहां पे कोई फिर आगे पीछे ना रहे, वहां पे लेवल एक, हाँ वहां पे एक लेवल हो जाए, तो आई थिंक वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो मैं एक जानना चाहूंगा सर कि जो IPS की जो पावर होती है उसके बारे में आप बताना चाहोगे, जो उनके अंदर डिपार्टमेंट्स आते हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहोगे जी, कि क्या पावर्स होती है उनकी? जी, IPS एज एन IPS बंदा ASP रैंक पे स्टार्ट करता है, ASP SP DIG IG ADGP एंड DGP इन ओहदों पे सर्व करता है। इसमें डिफरेंट आपको अपॉर्चुनिटीज एंड डिपार्टमेंट्स एज यू मेंशन्ड ये मिल सकते हैं। कोई हेडक्वार्टर्स में है एज SP हेडक्वार्टर्स, वो एक मैन मैनेजमेंट का काम करते हैं। एक SP सिटी हैं जो रूरल हैं, वो सिटी के थानों को देखेंगे। एक रूरल है तो रूरल के थानों के देखेंगे। D होता है डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन का, वो इन्वेस्टिगेशन की स्पेशलाइजेशन करेंगे। एक हो सकता है कि साइबर क्राइम का है, वो साइबर क्राइम को देखेगा। एक लॉ एंड ऑर्डर का होगा, विंग होगा। तो ऐसे डिफरेंट विंग्स हैं इसमें। ठीक। सो अभी जैसे एक बड़ा ना कल्चर चला हुआ है कि IPS एग्जाम क्लियर करने के बाद रेजिग्नेशन भी मिल जाती है, बट कुछ लोग अर्ली जो है रिटायरमेंट ले लेते हैं, 5 या 10 दिन बाद अपना रेजिग्नेशन डाल देते हैं। जी, आपका उनके ऊपर क्या थॉट्स है? आपको नहीं लगता कि वो एक कैंडिडेट की सीट खराब कर रहे हैं, जो एक वेल डिजर्विंग कैंडिडेट था जिसको सीट नहीं मिली, और किसी और करियर में चले जाते हैं बहुत ही जल्दी? क्या गोल क्लियर नहीं होता है, या आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक हर एक के अपने रीजंस हो सकते हैं। दो पर्सनल चॉइस है कि उनको लगता है कि कोई और अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस में, कोई कोचिंग इंडस्ट्री में, या मे बी कोई और प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट हो गया। बट आई थिंक फिर ये ऑब्वियसली अगर एक आप उसकी एक सीट कर रहे हो जिसका बहुत ही पैशन था, जैसे मेरा पैशन है कि मैं अपनी लाइफ डिवोट करना चाहता हूँ, अपने आप को डेली समझाता हूँ कि पुलिस को अपनी एक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन अगर चूज की है तो कि अपनी एक लाइफ डिवोट करनी है पुलिस सर्विस को, कि बाय द टाइम आई रिटायर हूँ इस सर्विस से डाउन द लेन, की एक सेटिस्फेक्शन, एक कंटेंटमेंट हो कि अपनी लाइफ इस सर्विस को दी, एंड कि अब सेटिस्फाइड हूँ कि जो मैंने एक काम किया है वो उसकी रिस्पेक्ट हो, एंड मैं अपना काम से जाना दूँ, ना कि मैं अपने ओहदे से जाना दूँ, बट कि मैंने कितना अच्छा काम किया एक वैसे जाना जाऊँ। तो आई थिंक फिर इसी माइंडसेट से आना चाहिए कि आप क्लियर करके आए कि आपको ये सर्विस सोसाइटी को देनी है, ये फिर आप रिटर्न भी लेते हैं। आपको नहीं लगता कि इस पे टाइमलाइन सेट होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल बनना चाहिए कि आपको मिनिमम इतना कार्यकाल, अगर आपको डेजिग्नेशन मिली है, आपको मिनिमम 4 साल 5 साल या 6 साल का इतना कार्यकाल आपको इस डेजिग्नेशन पे निकालना चाहिए? क्योंकि जिस इंटरव्यूअर ने आपका इंटरव्यू किया है, आप उनको बताते हो अपना गोल कि मैं सर्व करना चाहता हूँ नेशन को या कंट्री को, तो कहीं ना कहीं वो बात झूठी हो जाती है अगर आप 10 दिन के बाद रिजाइन डाल दो। तो आपको नहीं लगता कि इस पे कार्यकाल एक निश्चित होना चाहिए? जी बिल्कुल, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है जो ट्रेनिंग के बाद, और उसके बाद भी आई थिंक 5-10 साल का एटलीस्ट पीरियड रखना चाहिए कि ये मिनिमम सर्व करके
कि आप अगर आपको कोई और बेटर, जो पर्सनल चॉइस है, अगर आपको कोई और सेक्टर में आपको लगता है कि आप उसमें बेटर करना चाहते हैं, मे बी पॉलिटिक्स, मे बी बिजनेस, मे बी प्राइवेट सेक्टर, मे बी एनजीओ, वो एक अपनी पर्सनल कॉल है। बट आई थिंक हाँ, एटलीस्ट अगर ये की है, ये इसकी तैयारी की है 4-5 साल, 2-3 साल, फिर आपने वो सर्विस में एंटर भी हुए हैं, फिर एटलीस्ट 5-10 साल एटलीस्ट Yes. आपको देना चाहिए सोसाइटी को। तो मेरा इसी से आगे आपसे क्वेश्चन है, आपको लगता है कि इंडिया का जो एजुकेशन मॉडल है उसके अंदर चेंजेस आने चाहिए, जो भी करंट चल रहा है, या आगे फर्दर जब हम वेस्टर्न के साथ कंपेयर करें, कि वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है एज कम्पेयर टू थियोरटिकल। सो आपको लगता है कि इंडिया के एजुकेशन मॉडल में थोड़े चेंजेस आने चाहिए? जी, आई थिंक एजुकेशन मॉडल में काफ़ी चेंजेस रिक्वायरमेंट है। लेटेस्ट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो एक स्टेप इन राइट डायरेक्शन है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला उसमें इंट्रोड्यूस किया है, उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस की है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का, कि एक बंदे को अगर म्यूजिक और मेडिकल भी साथ में करना है वो कर सकता है। कुछ वो चीज़ें हैं, बट उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो रिक्वायर्ड है। वेस्टर्न एजुकेशन से कंपेयर करें, यस, की प्रैक्टिकल नॉलेज की, जो ऑन फील्ड नॉलेज की कमी है। देयर मेनी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स में, इवन मेडिकल में, हर एक फील्ड में, कि जो एम्प्लॉयबिलिटी कम है। ग्रेजुएशन तो की है, बट आगे एम्प्लॉयमेंट का कितना उनका वो है, वो स्केल नहीं पता है। तो उनको ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही सिर्फ एक ऑनररी इंटर्नशिप ना हो जाए, ऑनररी वो ना, उनको उसी में ही करिकुलम में ही एक फील्ड एक्सपोजर हो। इवन इन स्कूल्स जैसे वोकेशनल एजुकेशन हो, उनके एक्सपोजर दो, ऑन साइट फील्ड बच्चों को लेके जाया जाए, ताकि उनको ग्राउंड रियलिटी का भी पता चले। स्कूल टाइम से होना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो आजकल की यूथ है वो कहीं ना कहीं कॉलेज के बाद जाके स्ट्रेस आउट होता है अपने करियर के बारे में, और कहीं जो बाहर के हम देखते हैं यूथ, वो कहीं 13-14 की एज में स्ट्रेस आउट होने लग जाते हैं, वो अपना एक्सपोजर करने लग जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो कहीं ना कहीं एक मेन अपना हुक मान सकते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी का ड्रॉबैक मान सकते हैं इसको? हाँ, ये वही हम डिस्कस करेंगे। ये वन ऑफ द स्टेप है जो चेंज करने की जरूरत है, कि शुरू स्कूल टाइम से ही उनको थोड़ा सा फील्ड एक्सपोजर दें, एंड इन कॉलेज प्रॉपर उनकी जो इंटर्नशिप लगाई जाए। अगर इंजीनियर्स हैं, उनको डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें थोड़ा एक्सपोजर दो, जो भी उनकी, अगर कोई कंप्यूटर साइंस उनको आईटी में हो, जैसे अगर मैं मेडिकल में हूँ, हमारी बाकायदा इंटर्नशिप होती है, तो उसमें भी डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेज में ले गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, एपेक्स पीजीआई में ले गए, एम्स में ले गए। तो डिफरेंट एक्सपोजर देना भी जरूरी है, रादर देन एक हॉस्पिटल में ही इंटर्नशिप। एक्सपोजर की नीड है। इसी में ऐड ऑन करना चाहूंगा, आप मानते हैं कि इसी ड्रॉबैक के कारण इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा? अभी रिसेंटली देखा था किसी एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज ने ग्राउंड लेवल का एक जो है एम्प्लॉयमेंट निकाली थी जी। सो 150 वैकेंसी थी, बट 25 से 30 हजार लोग गए हुए थे, मोस्टली उनमें से इंजीनियर्स थे, एमबीए की हुई थी। क्या आप मानते हैं कि एजुकेशन मॉडल अच्छा ना होने के कारण, रियल टाइम जो रियल प्रैक्टिकल लाइफ उनको नॉलेज ना देने के कारण वो अब कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं? और भी बहुत रीजन है, पर ये एक प्राइमरी रीजन है कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, जो स्किल सेट जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, वो आप करिकुलम में ही उनको दिया जाए। करिकुलम में अगर उनको ट्रेनिंग अच्छी दी जाएगी तो फिर वो जॉब के लिए ज्यादा एम्प्लॉयबल होंगे। मे बी ग्रेजुएशन में सिर्फ आप एग्जाम्स ले रहे हो एक एंड पर, उनको जो स्किल सेट आगे उसको फिर एक एग्जाम देना पड़ रहा है, एक एंट्रेंस के लिए। पर एटलीस्ट जो जिस एग्जाम के लिए वो एम कर रहा है उसके लिए थोड़ी सी उसको ग्रेजुएशन में ही ट्रेनिंग, जब मास्टर या ग्रेजुएशन में ट्रेनिंग जाए, झुकाव देना जरूरी है। आप अदर फैक्टर्स क्या कहना चाहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, जब आप कह रहे थे और भी रीजंस है? और सर ये है कि एक्सपोजर कम है, फाइनेंसेस नहीं है। एक गरीब आदमी के लिए उसको वो यूपीएससी जाओ, इतनी टेस्ट सीरीज हैं, इतनी वो हैं, आई थिंक बहुत रेयर होगा कि कोई बहुत मेहनत करके, उसको फिर टाइम बहुत लग जाएगा। एक आई से चलो, आई एम अ प्रिविलेज्ड किड की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, हमारा एक्सपोजर ज्यादा होगा, कोई खुश का मेरे से भी ज्यादा होगा, कोई IAS IPS का लड़का है तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड वैसे नहीं है। तो गवर्नमेंट को ही चाहिए। अभी लेटेस्ट हमारी CM फेलिसिटेशन थी 2-3 हफ्ते पहले, तो वहां भी एक प्रस्ताव दिया गया था कि गवर्नमेंट ये लाइब्रेरीज पंजाब में, जैसे देयर इज नो इवन हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ये उनको बोला गया कई डिस्ट्रिक्ट में तो लाइब्रेरी ही नहीं है, बच्चा कहाँ जाके पढ़े। एक लाइब्रेरीज और जो बुक्स हैं वो सरकार सब्सिडाइज कर सकती है वहां पे, उसकी मिनिमम कॉस्ट रख लो, 50-100 रुपए उसकी फीस रख लो मेंटेनेंस के लिए। बाकी अगर इतना वो कर सकते हैं तो एक अच्छी जगह ही नहीं है लोगों के लिए, बच्चों के लिए पढ़ने बैठने के लिए। तो ये भी है। मेरा क्वेश्चन जो मेरा अभी आपने जो MBBS का बोला था IITians, मेरा उसी से कंटिन्यू करना चाहूंगा कि मोस्टली हमने देखा IITians हो गए या बड़े बड़े जो संस्थान हो गए, जो बड़े बड़े डिग्रीज वाले हो गए, वो UPSC की तरफ ज्यादा आते हैं। और क्योंकि IIT में काफी अच्छा स्कोप भी है देखा जाए, तो ऐसा क्यों है? इसके ऊपर आप रीजन बता सकते हो सर? इसका सर ये रीजन है कि यूपीएससी प्रोवाइड करता है जो प्लेटफॉर्म, वो बहुत ही बड़ा है। मे बी एक डिसीजन मेकिंग आपको यंग एज पे एक डिसीजन मेकिंग पावर दे सकता है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है यंग एज पे।
आई थिंक वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है हर एक प्रोफेशन को, मे बी वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। पहले सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले ज्यादा थे, अब आई थिंक इंजीनियर डॉक्टर ज्यादा Yes, सेलेक्ट हो रहे हैं yes. यूपीएससी में। सो इवन इंटरव्यू में पूछते हैं, हम एक डॉक्टर मेडिकल की सीट वेस्ट की जाए, 18 को बोलते हैं। तो आई थिंक वो दोनों तरफ जरूरत है। एक तो ये जरूरत है कि यूपीएससी में भी डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि डॉक्टर्स भी आएंगे। Yes. अब एक मैं चलो मैं आईपीएस में ऊपर, एक डॉक्टर अगर आईएएस सेलेक्ट हो, हेल्थ सेक्टर बेटर बन पाएगा क्योंकि उसको थोड़ा पता है, वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। Yes, yes. इंजीनियर होगा तो आई थिंक इंडस्ट्रीज में ज्यादा कोई मैकेनिकल इंजीनियर कंट्रीब्यूट कर पाएगा ह्यूमैनिटीज की कंपेयर करें तो। जी। ह्यूमैनिटीज वाला किसी और फील्ड में मे बी एजुकेशन में ज्यादा कर पाए। Yes. तो आई थिंक वो एक स्किल सेट है, बट एट द सेम टाइम हम ये प्रोफेशन भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो मेडिकल प्रोफेशन, इंजीनियर प्रोफेशन, इनमें भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनमें भी अच्छा स्कोप Yes. देना जरूरी है। कि ये नहीं कि यूपीएससी प्रोफेशन है उसी को नहीं एक आप लेवल रिस्पेक्ट दो, जो डॉक्टर्स उनको भी रिस्पेक्ट दो, इंजीनियर्स को भी रिस्पेक्ट दो, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो ताकि बाहर ना जाएं। जो ग्रेजुएट्स हमारे इतना ब्रेन है वो ब्रेन ड्रेन ना हो, यहीं पे उनको अपॉर्चुनिटी दो कि यहीं पे कंट्रीब्यूट करो आप। जी जी। तो हम आपको एक सिनेरियो देना चाहेंगे। जी जैसे जो अभी यूपी के अंदर हमने देखा जाता है, जैसे पहले यूपी था 5 जी। साल या 10 साल पहले, जो उत्तर पहले प्रदेश। हाँ जी। उत्तर प्रदेश था, जो पहले उत्तर प्रदेश था, वहां पे दंगा या 5:30 बजे के बाद तो निकलना मुश्किल हो जाता था। बट जो अब लॉ एंड ऑर्डर वहां पे इन्फोर्स किए गए हैं कि आप कोई भी अगर गलत कार्रवाई और गलत कुछ होता है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हो, शूट एंड साइड के ऑर्डर भी दिए जाते हैं। तो क्या कहीं वो सही है? आई थिंक ये सही भी है, गलत भी है। सही इसलिए है कि पुलिस को एक फ्रीडम देना तो बहुत जरूरी है। Yes. अगर आप पुलिस को फ्रीडम नहीं दोगे तो वो नहीं एक्ट करेगा, और बिल्कुल। एक्शन नहीं लेगा तो फिर क्राइम रेट बढ़ेगा। बिल्कुल, तो क्राइम रेट लेवल को कंट्रोल करने के लिए ये फ्रीडम जरूर रिक्वायर्ड है। पुलिस फोर्सेस को जो और पैरामिलिट्री फोर्स, उनके एक फ्रीडम रिक्वायर्ड है कि वो कंट्रोल कर सकें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्राइम रेट को कंट्रोल कर सकें और सेफ्टी सिक्योरिटी, तभी वो एक्टिव होंगे। एट द सेम टाइम उनपे एक अकाउंटेबिलिटी भी सेट की जाए कि वो एक लाइन है, जो लॉ की लाइन है, कानून से कोई बड़ा नहीं है, उससे आगे नहीं जाना है। कानून के अंदर अंदर जो आपके लॉज हैं, जो आपको बांध रहे हैं, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं, लॉज हैं, उनके अंदर अंदर जो आपकी ड्यूटी है उनको पूरी तरह निभाया जाए, अच्छे से निभाया जाए, उतनी आपको फ्रीडम है, उतनी रिकॉग्निशन भी मिली जाएगी अगर अच्छा काम करोगे। बट हाँ, किसी का हार्म नहीं करना है, नुकसान नहीं करना है, जो लॉ के अंदर है वही करना है। तो आई थिंक ये मॉडल बेस्ट रहेगा। ओके। जैसे कि एक ऑफिसर को लॉस एक कानून के दायरे में रह के ही काम करना होता है। कई बार ऑफिसर्स को भी हमने देखा कि वो इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये कैसा कानून है कि जिसमें हमारे पास कोई पावर्स ही नहीं है। सो आपको लगता है कि आप जब आपने इतनी स्टडी करी, आपको इस जर्नी में कभी लगा कि यार ये लॉस चेंज होने चाहिए इन फ्यूचर में, कि कहीं ना कहीं ये, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल ही देता हूँ कि डोरी वाला केस ही ले लेते हैं कि फीमेल्स के पास ज्यादा पावर है, कहीं ना कहीं वो मिसयूज भी किया जाता है उसका। तो आपको लगता है कि ऐसे कुछ कानून है जो चेंज होने चाहिए? जी बिल्कुल, लॉज में चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। लॉ एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। जैसे हमने डाउरी की एग्जांपल दी, उसमें फॉल्स केसेस की एप्रीहेंशंस हैं, अभी उसमें अडल्ट्री होगी, ये हो गया, और जो केसेस हैं उसमें हो सकता है कि फॉल्स केसेस का हो एग्जांपल। बट अभी न्यू क्रिमिनल लॉज भी BNSS जो पास हुई हैं, उनसे एक उम्मीद है कि वो इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे थोड़ा और टाइम, क्योंकि ये लॉज बहुत पुराने बने होते हैं, 1860, 1973 इन टाइम के थे IPC CRPC, उनको अपडेट करके न्यू लॉज किए हैं, बनाए तो गए हैं, पर उनको अच्छे से पुलिस फोर्स कैसे ट्रेनिंग करके उनको इम्बाइब करे और कैसे ऑन फील्ड लागू करे, वो बहुत जरूरी रहेगा। मेरा लॉज के ऊपर ही है, जैसे NRC के ऊपर लेके आ रहे थे, लागू कर रहे थे जी। जो भी हमने देखा भी है, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्या हुआ था, इंडिया के अंदर काफी पाकिस्तानी पाए गए थे जी। जब हमने सर्च करा। जी। तो क्योंकि इंडिया में क्या है कि इंडिया का अगर आपको कुछ भी आधार कार्ड बनाना वो बहुत इजी है, या आपको कोई भी कार्ड बनाना वो इजी टू एक्सेस है। अगर आप बाहर की कंट्री के साथ कंपेयर करो, वहाँ का ग्रीन कार्ड या रेजिडेंसी लेनी काफी डिफिकल्ट है। जी। तो आपको लगता है कि NRC होना जरूरी है इंडिया में, या कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई कार्ड होना चाहिए जैसे काइंड ऑफ कि जो सिर्फ भारतीय बना सके, बाकी इतना इजी टू एक्सेस ना कर सके? हाँ, आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि ये जो इलीगल इमाइग्रेंट हैं और जो इंडियन सिटीजन या नेशनल है, उसकी डिफरेंस करनी तो बहुत जरूरी है, ताकि थोड़ा और ये ऐसे क्राइम स्पेशली बॉर्डर एरियाज में ये कंट्रोल हो। तो पैन इंडिया ये एक्सरसाइज जो सेंसस है उसी में इंक्लूड होनी चाहिए कि बहुत जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरिफिकेशन है, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहे। ये एक हो सकता है कि हाँ, जैसे आप ये प्रस्ताव दे रहे हो कि कार्ड हो प्रॉपर, कि जो आपकी जैसे आधार कार्ड में सबको आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड किया, तो उसका थोड़ा प्रोसेस थोड़ा और रिव्यू करता रहे, हाँ, उसका चेकिंग होती रहे, मॉनिटरिंग होती रही है। और जो आपने उसकी बात की कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री, उसमें आई थिंक इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा और रिक्वायरमेंट है, थोड़ी और प्रोएक्टिव ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो वहाँ के लोग हैं उनको बताया जाए कि आप भी हमारे ही हैं। उनको थोड़ा और प्यार और एक जो कनेक्शन है वो बनाया जाए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी,
कि उनको पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी फील हो, एक सिक्योरिटी फील हो कि उन्हीं के लिए है ये देश है, अपना देश है, इसी में कंट्रीब्यूट करो। कोई बाकी का आके आपको दिमाग को आपको वो ना करे, ब्रेन वॉश ना करे। उनको ऊपर पुलिस की, ब्यूरोक्रेसी की, गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फील्ड में जाके, लोगों के घरों में जाके, कैंप्स में जाके, पंचायतों में जाके उनको ये रीअश्योरेंस दी जाए। ये बहुत जरूरी है। So, जैसे भी आप अंडर ट्रेनिंग है रिसेंटली, अभी आपकी जल्दी आपकी पोस्टिंग होगी जी। आपके आने वाले करियर में बहुत सारे आपके आगे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जिसमें पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होंगे, सोशल प्रेशर्स भी होंगे। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जैसे भी मान लीजिए भी किसान मोर्चा हुआ जी, एमएसपी को लेके, उसमें कहीं ना कहीं सेंटर का ये कहना था कि इस मोर्चे को हटाया जाए और स्टेट ये चाह रही थी कि नहीं, हम इनके साथ हैं। तो वहां पर एक जो आईपीएस या आईएएस ऑफिसर है वो कैसे रिएक्ट करता है जहाँ पे उसे दोनों तरफ से सुनना पड़ रहा है और दोनों तरफ से माननी पड़ रही है, और क्या करना चाहेगा वहां पे एक आईपीएस आईएएस ऑफिसर? जैसे आपने सिचुएशन बताया, ऐसे बहुत सिचुएशन में एक आईएएस आईपीएस को बहुत प्रेशर, बहुत पॉलिटिकल, मीडिया से, हर जगह से प्रेशर रहता है क्योंकि आप पूरी स्क्रूटिनी में हैं। आई थिंक इस मोमेंट्स पे एक ऑफिसर को बहुत अपनी पहले तो नर्व्स को काम करना चाहिए कि ठंडे दिमाग से सोचना है, पहले तो सिचुएशन को इमीडिएटली हैंडल करना है ताकि ये भी ना हो कि वो आउटबर्स्ट हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाए, कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट मॉब बन जाए। वो भी ध्यान रखना है। ये भी रखना है कि उनपे कोई नॉन ह्यूमैनिटेरियन जो लॉ से ज्यादा वो भी एक्शन ना लिया जाए, जो ह्यूमन नहीं है, ह्यूमेन नहीं है, वो भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आई थिंक बैलेंस की ही बात है कि आपने किसी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं लेना है, उसको भी अब्जॉर्ब करना है, उनको भी आप रिपोर्ट करते हो, मीडिया को भी सुनवाई देनी है। किसान भी हमारे ही हैं, उनकी बात, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो उनको भी बहुत पीसफुली एक थोड़ा चाहे बीच में पैसिफाई करने के लिए गुस्सा शुरू में लगाना पड़े, उनको प्यार से शांत करके उनको भी एक हमदर्दी दिखानी है। तो बैलेंस की रिक्वायर्ड है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि जैसे ना हमने देखा जो भी अपने का बैलेंस की रिक्वायर्ड है या पुलिस वालों की, तो पुलिस वालों से जो नॉर्मल लोग हैं वो डरते हैं काफी अप्रोच करने में। तो इसका रीजन क्या है सर? मतलब ये आई थिंक एक परसेप्शन है क्योंकि कॉलोनियल लेगेसी है। वो शुरू से ही वो कहना नहीं चाहिए पर बोल देते हैं कि डंडा है, जहाँ एक रॉ पावर है, वो शुरू से चल रही है। बट आई थिंक ये चीजें चेंज हो रही हैं। जो अब यंग ऑफिसर्स हैं वो इस चीज को समझते हैं कि एक एथिक्स, पुलिस एथिक्स भी एक चीज है। तो आई थिंक ये कम्युनिटी पुलिसिंग एक वर्ड है, एक फिनोमिनन है कि जो अपनाना चाहिए कि आप लोगों में जाके ही ये चीज चेंज कर सकते हो। ऐसे तो ये परसेप्शन चेंज नहीं होगा। जब उनको लगेगा पुलिस स्टेशन, आई थिंक ये प्रॉपर कांस्टेबल से लेके हाईएस्ट ऑफिसर के तक ये ट्रेनिंग हो कि ये सिर्फ एक तो लॉ की ट्रेनिंग होगी कि उनकी ह्यूमन कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग है। वो बहुत जरूरी है कि वो कैसे बात करें, कैसे अटेंड करें, एक जो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी ट्रेनिंग में ऐड करना कि लोअर रैंक से लेके हायर रैंक तक ये ट्रेनिंग हो कि कैसे डील करना है। जो एक विक्टिम है आपके पास, उसको एक कंफर्ट देनी है। जब वो ठीक हो गया एंड अब फील्ड में जाके लोगों को ये एक महसूस करवाओगे कि आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए पुलिस कुछ ओवर लॉ से बाहर जाएगी तो उसका एक्शन लिया जाएगा, तो आई थिंक लोग ज्यादा सिक्योर फील करेंगे। So, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी जो करंट सिनेरियो इंडिया का चला हुआ है जियोपॉलिटिक्स के अंदर, कि हमारे वैसे बताया जाता है मीडिया में कि हमारे रिलेशन हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ बहुत अच्छे हैं, अदर कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हैं। बट अगर रियलिटी बेसिस पे देखा जाए, जो यूएस है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, अदर कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। बट हम कहते हैं कि नहीं, हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहोगे? इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि हमें इसे और बेहतर करने की ज़रूरत है? एक इंटरनेशनल रिलेशंस में कहावत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशन। ये बड़ी एक डायनेमिक चीज़ है जो इंटरनेशनल रिलेशन एंड जियोपॉलिटिक्स है। अभी जो मेरा मानना है कि ये है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने बहुत बेहतर किया है लास्ट 5-10 सालों में। बहुत एक इंडिया का जो स्टेचर है वो बहुत प्रोएक्टिव हो गया है, मल्टी अलाइनमेंट हम पॉलिसी अपना रहे हैं। बस यस चैलेंजेस हैं जैसे आप बता रहे हो, चाइना से, हमारे नेबरिंग कंट्री से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन मॉलडीव्स के साथ इश्यूज थे कुछ पीछे, तो वो कुछ कंट्रीज के साथ अलाइन कर रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया को एक वही एक जो विश्व बंधु या विश्व मित्र की हम बात करते हैं जो इंडिया करता है, उसको बहुत उस पर वर्क करना चाहिए कि हम जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ के जो हमारे कॉमन हैं मुद्दे, जो कॉमन इश्यूज हैं उनको सुलझाए भी एंड उन पे वर्क कर सके। इकोनॉमी होगी, ट्रेड होगी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होगे, इन चीजों पे रिलेशंस को बढ़ा सके, फ्रेंडली रिलेशन। एंड इवन जो चाइना एंड पाकिस्तान, चाइना को भी अगर हैंडल करना, जो मेरा आई थिंक चाइना के साथ ये पॉलिसी होनी चाहिए कि एक तो हम ऑब्वियसली अपना वो रखें बैलेंस, और जो हमारे मुद्दे हैं उनको बायलेटरली सॉल्व करें, किसी तीसरी कंट्री को इन्वॉल्व कर। अभी पाकिस्तान के साथ भी ये था कि
यूएस प्रेसिडेंट सेड कि मैं मीडिएट करके आप सुलझवा देता हूं जो इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा है, But- तो इंडिया ने बहुत शार्पली बोला कि नहीं, हम बायलैटरली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो किसी तीसरी पार्टी को हम वैसे ही बोलते हैं कि दो भाइयों के झगड़ों में तीसरे की नहीं रिक्वायर्ड, तो वो खुद में ही आपस में लॉफुली उसको सॉल्व करें और आई थिंक उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि हर एक कंट्री को किसी की डिपेंडेंस की जरूरत ही है। वी आर अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। यस मतलब मेरा क्वेश्चन है आपसे, जो सोशल मीडिया है जी। जो आज के टाइम में काफी यूज हो रहा है, हमने देखा कोरोना के टाइम था, नोटबंदी के टाइम था, लॉकडाउन के टाइम था, तो उस टाइम में क्या हुआ था कि अगर कोई न्यूज आ रही है, ऑफिशियल्स हमारे कुछ बोल रहे हैं या कुछ भी न्यूज दे रहे हैं कि आपको अलर्ट करना चाहते हैं कि आप ऐसे सेफ रहे, तो वो क्या है कि वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होकर वो गलत मैसेज जा रहा था। तो ऑफिशियल्स को क्या करना पड़ रहा था कि हमारे या तो इंटरनेट बंद करने पड़ते हैं, व्हाट्सएप बंद करना पड़ रहे थे। तो इसमें आईपीएस का क्या रोल है कि मतलब उनको कितनी डिफिकल्टीज आती है और इसके लिए कैसे बचा जा सकता है? जी, आई थिंक इसमें वही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो एक सिटीजन की, और सिक्योरिटी, इसको बैलेंस करने की जरूरत है। आप बहुत टाइम के लिए भी इंटरनेट सर्विसेज या फोन सर्विसेज नहीं बंद कर सकते, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो रिस्पॉन्सिबली वहां पे कोई र्यूमर ना फैल जाए, वो ना हो जाए, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट होता है, आईटी एक्ट है 2000 का, 2007 का, उसमें ये प्रोविजन एक आईपीएस ऑफिसर उसको कंट्रोल कर सकता है। बट हाँ, वो बहुत ही जस्टिफाइड होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही होना चाहिए। अब ये नहीं कर सकते 6 महीने 1 साल आप बंद ही करो, हो सकता है 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए रिक्वायर्ड है, तो ठीक है, उसको प्रॉपर पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दी जाए कि ये रीजन है, प्रॉपर उसकी पहले ब्रीफिंग की जाए, ठीक है, थ्रू जो ब्यूरोक्रेसी है, फिर वो किया जाए, सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, एंड एज सुन एज पॉसिबल जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है वो सिटीजन को रिस्टोर किया जाए। आने वाले हम 5-10 सालों में कोई चेंजेस दे सकते हैं इस लॉ के ऊपर कि क्योंकि अब देख रहे हैं कि सोशल मीडिया काफी यूज हो रहा है, तो इसके अंदर हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं न्यू लॉज आ सकते हैं। अगर कोई आपके सुझाव में या वैसे हो? हाँ, आई थिंक साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया, आई थिंक इंडिया हैज द लार्जेस्ट सोशल मीडिया यूजर्स। तो एक तो आई थिंक एजुकेशन लेवल पे, पहले लॉ से पहले एजुकेशन लेवल पे, आई थिंक स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे एक कैसे सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबली यूज करना है, Yes. वो गाइडेंस हो, कितना आपको कंटेंट असेस करना है, कि साइबर फ्रॉड में नहीं फंसना है, जो ये चेतावनी आती है वो स्कूल टाइम्स की अवेयर किया जाए बच्चे को कि ये हैं जो कोई बुलिंग है, साइबर बुलिंग है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, कितनी उनको कैसे यूज करना है, वो पेरेंटिंग का भी और स्कूल का भी एक है। फिर लॉ में भी एक जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए कि पुलिस उनसे जवाब मांगे कि ये आपने कैसे इसको इतना कर दिया। तो उसको कुछ रिस्ट्रिक्शन है, व्हाट्सएप में किया गया कि इतने ही मैसेज ग्रुप में सेंड होंगे, उनको लिमिट किया है। तो जो एज ए टेक्निकल जो वो है एक्शन वो लेने पड़ेंगे, ताकि ये एक कंट्रोल्ड सोशल मीडिया गलत इन्फॉर्मेशन ना स्प्रेड हो। सो जैसे कि अभी आपकी पोस्टिंग पंजाब में ही होने वाली है जी। सो अभी पंजाब में जो करंट सिनेरियो चला हुआ है, जब सबसे ज्यादा जो अच्छा खासा मुद्दा भड़का हुआ वो है यूथ का, कि नशे में है या यूथ जा रहा है बाहर। जी। यहाँ का यूथ यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा, बाहर जाके काम करना चाह रहा है। अभी करंट आईएएस आईपीएस ऑफिसर जरूर इस पे काम कर रहे होंगे। जब आप अपना कार्यकाल में आएंगे, आप इस पे क्या ऐसा इफेक्टिव डिसीजन लेंगे, ऐसे कौन से नीतियां बनाएंगे जिससे इस पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा और ये चीजें कम होंगी? आई थिंक ये पंजाब पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। अब ऐसा नहीं है कि इश्यूज हैं, अभी भी अच्छा कर रहे हैं, बट काफी इश्यूज हैं। आई थिंक एजुकेशन में लोग बाहर जाने के लिए उनका झुकाव ज्यादा हो गया है। तो आई थिंक यहाँ पे जॉब्स, पहले तो जॉब्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी एग्रीकल्चर से के अलावा भी, कि एग्रीकल्चर को भी ऊपर उठाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड है। अगर फैजलका में किन्नू है तो किन्नू फार्मिंग को स्केल बढ़ाना पड़ेगा। कहीं और कोई और क्रॉप ज्यादा है, गुआवा है उस एरिया में, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। इधर संगरूर के साइड कॉटन है, तो उसको कैसे आप स्पेशलाइज करते हैं, एक तो वो एग्रीकल्चर में। दूसरा जो फूड प्रोसेसिंग है उसका, जैसे वो इंडस्ट्री को है। फिर बाकी इंडस्ट्री जो पंजाब में प्रोमिनेंट थी, जलंधर में स्पोर्ट्स की, लुधियाना में टेक्सटाइल्स की, वो इंडस्ट्री थोड़ी कम हो गई है। अब वो रिवाइव करने की जरूरत है। मोहाली को एक आईटी हब बनाने की जरूरत है। तो जब इंडस्ट्रीज आएंगी, रोजगार आएगा, लोग भी अपॉर्चुनिटीज देख के फिर बाहर नहीं जाएंगे। तो ये इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में ये इंक्लूड करने के, एंड सर्विस सेक्टर में इन पे वर्क करने की जरूरत है। इंडस्ट्रीज तो जो आती है देखा जाता है बड़ी सिटीज में आती है, चंडीगढ़ हो गया, मोहाली हो गया, कहीं मैं मान लूं चलो पटियाला, लुधियाना, बट जो पिछड़ा इलाका है, नशा वहां पर भी बहुत ज्यादा है। उन पे कैसे, रूरल एरिया में कैसे आप देखना चाहोगे, इसको कंट्रोल करना चाहोगे? जो नशे की प्रॉब्लम है, पंजाब बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, वो उसका एक वो एंगल भी आ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक एंगल है, सोशल एंगल है। वो आई थिंक सोशल लेवल पे तो ये है कि वो रूरल, उस पे उनको एक स्पोर्ट्स की तरफ आप एनकरेज कर सकते हो कि खेलों में, ओलंपिक्स में उनको पार्टिसिपेट करो, कोई स्कीम हो कि उनको यंग ही उठाया जाए, स्पोर्ट्स के लिए ट्रेन किया जाए। पंजाब स्पोर्ट्स के लिए कहलाया जाता था। आर्मी में के लिए जो पहले रुझान था, जो पंजाब आर्मी में जाते थे, अब थोड़ा कम हुआ है, वो उनको दिया जाए कि नहीं, आप आपके जीन्स में है फिटनेस, तो
कि आप आर्मी में और फोर्सेज में कंट्रीब्यूट करो, आई थिंक वो रूरल में जाके ब्यूरोक्रेसी सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जाके उनको दोबारा रिवाइव की जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा ये भी स्टेप्स जरूरी है। क्या आप सोशल मीडिया को एक इंडस्ट्री मानते हो जिसमें यूथ काफी आगे ग्रो कर सकता है? क्योंकि अभी हमने देखा रिसेंट में कि आई थिंक 3 से 4 हजार करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है यूट्यूब या इंस्टाग्राम। अगर हमारे ऑफिशियल्स कोई स्टेप लेते हैं कि वहाँ पे ऑनलाइन अपने कोर्सेज डालते हैं, सिखाते हैं या इनकरेज करते हैं, तो आई थिंक ये काफी अच्छा एक वो बनेगा यूथ को सपोर्ट करने के लिए। जी, अब तो हाइब्रिड एजुकेशन का हो गया Yes. कोविड के बाद, सोशल मीडिया एजुकेशन इतनी बढ़ गई है, तो बट वही कि बच्चे को ऑनलाइन फ्री कोर्सेज या कम रेट में Yes. कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं, डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। बच्चे किसी ने समझ लो मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जब मुझे स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट है, तो जहाँ कोई और क्लास में इंटरेस्ट है, योगा में इंटरेस्ट है, आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो योगा की क्लासेस एक कोर्स फ्री या कम रेट में वो सरकार या कोई एनजीओ के थ्रू प्रोवाइड किया जा सकता है कि बच्चा उसको लर्न करके बाद में चाहे खुद योगा को या योगा इंस्ट्रक्टर ही बन जाए। Yes. ऐसी चीजें सोशल मीडिया के थ्रू आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट जरूर कर तो आप सकते हो कहीं ना कहीं awareness मानते हो के कि साथ। ये कॉस्ट कम करेगा ऑफिशियल्स की हमारी? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इतनी जब डिमांड भी है और अगर सप्लाई की थोड़ी कमी है वो भी अगर बढ़ जाए कि ये प्रोडक्टिव चैनल्स बनते रहे, जैसे आपके चैनल के थ्रू आप अवेयरनेस फैला रहे हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में, डिफरेंट उसमें फील्ड्स में, कोई और चैनल कोई जॉब प्रोवाइड कर दे, जहाँ अवेयरनेस प्रोवाइड कर दे कि ये एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर्स हैं, या कोई कोर्स प्रोवाइड कर दे, भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि उनको पुश करे। ओके, मेरा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक क्वेश्चन है, जैसे आप यूपीएससी बैकग्राउंड से हैं, सो जो आईबी में या जो रो एजेंट्स होते हैं, जो अंडरकवर एजेंट्स होते हैं, जिनकी कोई आइडेंटिटी किसी को नहीं पता होता कि मेरे साथ वाला बंदा चाहे अंडरकवर एजेंट है, जी। ये कैसे सिलेक्ट होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, इनको गवर्नमेंट कैसे पिक करती है? जी, जितनी मेरी जानकारी आई थिंक वो यंग ही पकड़ लेते हैं। जब आप एसपी एसएसपी लेवल पे जाते हैं, एसीपी डीसीपी लेवल पे, तो उनको देखा जाता है कि इसका इन्वेस्टिगेशन की तरफ ज्यादा झुकाव है, किसी का लॉ बैकग्राउंड है जहाँ जिसमें उसमें ज्यादा स्किल है, बहुत केसेस कवर कर रहा है, इंटेलिजेंस एंड उसमें है, तो आई थिंक उनको वहीं फिर ही उठा लिया जाता है, इन विंग्स में ले दिया जाता है। जब बच्चे किसी का एस्पिरेंट का ऑफिसर का इंटरेस्ट है, तो वो भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, जो सेंट्रल डेपुटेशन बोलते हैं इसको, तो आई थिंक देन वो वहां जाके अपना टेन्योर्स होते हैं वो करते हैं, एंड कुछ फिक्स ही हो जाते हैं उसमें, जो बहुत ही उसमें स्पेशलाइज करें, आईबी में हो गए, रॉ में हो गए, ईडी में हो गए, वहां पे स्पेशलाइज करके तो यंग ही उनको उठा लिया जाता है फर्स्ट टू सर्विसेज में, ओके। जो रैंक्स हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आप आईपीएस ना होते, अगर आपने यूपीएससी ना क्लियर की होती, तो आपका सेकंड बी प्लान क्या होना था? जी, मेरा एक बैकअप ऑप्शन तो था ही एज अ डॉक्टर, कि MBBS? मैं एमडी करके आगे इस प्रोफेशन में ही था, सेविंग लाइव्स, एज एन आईपीएस नहीं तो एज अ डॉक्टर जरूर करता। बाकी एज अ मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी रहा हूँ, नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर रहा हूँ, तो शायद बास्केटबॉल जहाँ अगर स्पोर्ट्स में बहुत आगे अपॉर्चुनिटी मिलती तो शायद वो परस्यू करते, एक स्पोर्ट्स पर्सन बन जाता। तो सर, जैसे कि आप आईपीएस के तौर पे भी पंजाब में नियुक्त होने वाले हो, जी तो आपके टॉप 3 चेंजेस क्या रहेंगे पंजाब को लेकर? जी, जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी पंजाब में सर्व करने की, आई थिंक टॉप 3 प्रायोरिटीज जहाँ जो मैंने सोची हैं, जो मिशन रहेगा, पहला ये है कि जो पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसमें जितना कंट्रीब्यूट कर सके हम, जो बॉर्डर स्टेट है, ड्रोन्स भी अब सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स एंड बड़ी और चीजें हैं कि वो कंट्रोल किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर एंड नशों की जो प्रॉब्लम है ये फर्स्ट रहेगी पंजाब में कि इसको ठीक कीजिए। सेकंड ये है कि दो ये एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा रोल है कि जो जॉब्स हैं जो यूथ को, कि उसमें उनको अपॉर्चुनिटी क्या क्या, वो जो रोजगार मेले हैं जो वो प्रॉम्प्ट किए जाएं, इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके। मेरा एज अ पुलिस ऑफिसर ये हो सकता है कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, तो उनको स्पोर्ट्स की तरफ, मैं आर्मी एंड स्पोर्ट्स की तरफ उनको मोटिवेट कर पाऊँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां मेरी पोस्टिंग होगी उनको मैं स्पोर्ट्स के लिए पुश कर सका हूँ, जहाँ कोई स्पोर्ट्स अथॉरिटी को कह के एक ग्राउंड बनवा पाऊँ, तो वो मेरा एक सेकंड रहेगा। ठीक है। थर्ड ये रहेगा कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जैसे आपने बोला कि पुलिस की परसेप्शन गलत है, जहाँ इमेज डर लगता है, Yes. वो जरूर चेंज करूंगा मैं, कि पुलिस ऐसे लगे कि पुलिस हमारे से बहुत जुड़ी हुई है, जनता के बच्चे, लिए। हाँ जनता के लिए ही है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील करें, स्पेशली वुमेन सेफ्टी, वुमेन सेफ फील करें, कि उनको ये ना लगे कि यहाँ पे हम कैसे जाएं, तो जो वो वेस्टर्न में जो कल्चर में बोलते हैं कि वहां जाके शायद इंडिपेंडेंस या सेफ्टी फील होती है, वो वहां यहाँ भी वो प्रोवाइड की जाए, क्राइम रेट को कंट्रोल। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो लॉ इन्फोर्समेंट है, जी। जैसी सख्ताई है, क्या पंजाब में उसकी जरूरत है? आई थिंक पंजाब पुलिस ऑलरेडी काफी सख्त है तो आई थिंक वो मॉडल है वहां पे, क्योंकि क्राइम रेट थोड़ा ज्यादा था, Yes. कुछ गैंगस्टर इश्यूज थे, पंजाब में भी हैं, तो आई थिंक वो पंजाब पुलिस को ऑलरेडी है फ्री हैंड है, थोड़ी और उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि आपको फ्रीडम है, आपको कंट्रोल करनी है सिचुएशन, जैसी भी करें, आप पे कोई वो नहीं होगी, पर हाँ अकाउंटेबिलिटी जरूर सेट होगी कि लाइन लॉ की क्रॉस नहीं करनी है, तो आई थिंक उतनी फ्रीडम और बैलेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी मेरा देना एक चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, जी। आप नशा रोकने के लिए क्या करोगे? जी,
नशा रोकने के लिए पंजाब में जो अनफॉर्चुनेटली बोल देते हैं कि 6वां दरिया बह रहा है जो पंजाब में रिवर, उसको आई थिंक एक तो बॉर्डर्स पे जो ड्रोन्स आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, नंबर 1 कि वहां पे जो सप्लाई है कंट्रोल होगी। फिर जो डिमांड है, डिमांड कंट्रोल करने के लिए 2 चीजें हैं, एक तो जो सोशल एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट है उसको इंप्रूव किया तो बंदा इन चीजों में पड़ेगा ही नहीं। तीसरा स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स में आप पुश करोगे तो बच्चा नशों की तरफ कम होगा, इन मतलब चीजों आप में आएगा। काम में लगा दोगे तो हाँ, कहीं ना कहीं अगर प्रोडक्टिव चीज में लग जाएगा तो वो उधर नहीं जाएगा। फिर लास्ट ये है कि जो लगे ही है, जो अनफॉर्चुनेटली स्क्रैप में फंस गए हैं, तो एक एज अ डॉक्टर जो हमें एक एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ कि जो रिहेबिलिटेशन होती है, कि जो उनको अब दोबारा सोसाइटी में इंटीग्रेट भी तो करना है, वो स्टेप जो डी एडिक्शन सेंटर बहुत कम है पंजाब में, सिर्फ 36 है इस टाइम आई थिंक। तो वो जो ओट क्लिनिक्स होती हैं और जो नशा छुड़ाऊ केंद्र होते हैं, उनको कैसे आप उनको कि एक पेशेंट मानना, उनको ये नहीं मानना कि वो मेंटल हैं या जो वो तो नशों में पड़े हैं, उनके एक पेशेंट या एक वही ट्रीट करके उनको दोबारा समाज में लेके आना है। एक आईपीएस ऑफिसर का जब पूरा जर्नी हो जाता है, जब रिटायरमेंट के बाद उनके पास क्या ऑप्शन रहते हैं? मैंने बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स के ना बायो में देखा है कि दे आर वर्किंग विद सम पॉलिटिशियन, या उनको गवर्नमेंट एक ओहदा दे देती है, जी। कोई ना कोई पद देती है। वो क्या, उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताना चाहेंगे, क्या जर्नी रहती है उसके बाद? मुझे तो अभी स्टार्ट करनी है जर्नी, कम नॉलेज है, बट जितना थोड़े रिलेटिव्स हैं पुलिस में जो नॉलेज है कि कई पॉलिटिक्स में आप समझ लो आपको होम डिपार्टमेंट दे दिया जाए तो पॉलिटिक्स में आप जा सकते हैं। सेकंड ये कि कोई विंग का बना देते हैं, कोई समझ लो पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन विंग है, विजिलेंस कमीशन है, उनका आप चेयरपर्सन बना देते हैं। कोई सेफ्टी विंग है, ऐसे कोई बड़े विंग्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हैं, अलग अलग बोर्ड के मेंबर बना, हाँ उनका बोर्ड का मेंबर बन सकते हैं आप। कोई ये है पीपीएससी का ये है आईपीएस ऑफिसर रहे हैं सर, चेयरपर्सन, तो उनके भी आप बन सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप किस तरह की सर्विस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको हाँ, आगे उनको आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें चलो आप अब जैसे हम ये पॉडकास्ट एंड करना चाहेंगे, उससे पहले आप कोई यूथ को या सोसाइटी को कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जी, अपने शब्दों में मैं जो एक मेरी बड़ी फेवरेट कोट है, जो पोएम है, वो सुनाना चाहूंगा। इट इज फ्रॉम अल्लामा इकबाल, जो बड़े फेमस राइटर है। तो इट गोज लाइक, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, कि यू आर एन ईगल, यू आर अ फैल्कन, यू आर बॉर्न टू फ्लाई। ठीक है, तेरा काम राइज करना है, एंड देयर आर मेनी वर्ल्ड्स फॉर यू टू एक्सप्लोर, बड़े स्काईज हैं फॉर यू टू एक्सप्लोर। तो शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कि उसके पार भी बहुत बड़ी दुनिया है, जो आपने अचीव कर लिया है वहीं जर्नी खत्म नहीं होती। मैं इसको यूपीएससी से रिलेट करता हूँ कि एक एग्जाम है पर यहाँ पे जर्नी अभी शुरू हुई है, उसके आगे बहुत सितारे और जहां हैं वो भी आपको एक्सप्लोर करने हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। योर टेस्ट ऑफ लव, योर पैशन, जो आपने पैशन रखा है उसके अभी और भी इम्तिहान, एक इम्तिहान नहीं है, आपको लाइफ और इम्तिहान देती रहेगी। उन पे आपने पैशनेटली उनको उस पर डटे रहना और उनको भी बेस्ट देना है। मुझे लगता है अभी रियल जर्नी आपकी अब शुरू ही होने वाली है, ट्रेनिंग के बाद रियल जर्नी अब आपकी ये है जहाँ पे आपको प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, वी रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू गाइस, हैव फन। थैंक यू एवरीवन।